दोस्तों फिल्म रिलीज हो चुकी है और मंडे को मेगा शो होने वाला है तो टिकट बुक करा लीजिए। पिछले कई दिनों से बाजार निचले स्तर की टेस्टिंग करने के बाद बार बार ऊपर बंद कर रहा था। आज भी टेस्टिंग जरूर किया है लेकिन आज 23,360 के पास क्लोजिंग मिला है। पिछले 3 दिनों से लगातार 23,400 पे हमें क्लोजिंग मिल रही थी। यानी कि बाजार को चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो यहां इसने हाई बनाया, फिर उसके बाद फिर से ये निचला लो बनाया यानी कि लोअर हाइज, और फिर एक और लोअर हाइज। तो ये तो पैटर्न डाउन ट्रेंड का दिख रहा है। और डाउन ट्रेंड में जब नीचे जोन बने 4 दिन का जोन, तो टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, बाजार में संभावनाएं होती है, 100% कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ले, लेकिन सब कुछ चेंज भी हो सकता है। एक न्यूज आएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल चार्ट के आधार पे मंडे को मेगा शो होने की पूरी संभावना है। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिने स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ में मेजर कंपोनेंट्स को भी देखने वाले हैं और आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी जो आई है उस पर भी बात करने वाले हैं कि वो पॉलिसी को किस तरह से देख सकते हैं। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में आरबीआई पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको, यानी कि थोड़ी बहुत जानकारी, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि ये आने वाले टाइम में किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है। बट पूरा इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो जब तक ना बने तब तक कह नहीं सकते। और आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका पूरा रीड करने के बाद पिक्चर क्लियर होते होते 3-4 दिन लग जाएगा। लेकिन तत्कालिक रूप से क्या क्या असर हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी देखेंगे। वीकली ऑफ हो चुका है, यानी कि आज फ्राइडे। तो दोस्तों वीकली एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को लेकर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि ये यहाँ से यहाँ नीचे जा सकता है चौथे दिन। जी हाँ, बिल्कुल मैंने यहाँ पर ये उम्मीद जताई थी। लेकिन देखिए दोस्तों, उम्मीद अलग चीज होती है। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता, लेकिन बाजार ने तय किया कि उसको यहीं पे रहना है। हालांकि उसने कोशिश किया था, लेकिन लास्ट मोमेंटम पे बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा खींचा। तो अभी आने वाले टाइम में ये जो कैंडल बनाया यहां से इस तरह का कैंडल, ये तो दिखता दिखता है। क्या ऊपर की भी संभावना है? फिलहाल कम है। देखो संभावना दोनों तरफ की होती है, लेकिन एक ज्यादा संभावना किस तरफ, तो वो नीचे की तरफ साफ साफ नजर आता है। अगर सेटअप नीचे की तरफ बना तो अगर हमने ये एनालाइज किया, हमने से मेरा मतलब ये है कि जो भी लोग, जैसे आप एनालाइज कर रहे हो, तो जो भी आप एनालाइज करते हैं उस एनालाइज पर आपको ट्रस्ट करना है और ट्रस्ट करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, बाकी मार्केट के हवाले। हाँ, अब जब आप शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं जहां पे आपको पता नहीं है कैसे एनालाइज करना है वगैरह वगैरह, तो वो फिर धीरे 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 आपको ठोकर लगेगी, फिर आप सीखेंगे, सम लेंगे, ठोकर लगेगी, सम लेंगे, सीखेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे आपको रिजिड हो जाएंगे कि अच्छा अच्छा ये पॉइंट सही है, ऐसे ऐसे होता है। बहरहाल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कैंडल स्टिक से या इन सब चीजें से सॉल्व नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइकोलॉजी से, आपके माइंडसेट से सही, और सही मायने में जो आप ट्रेड लेते हो वो यहां से तय होता है। वो करते करते आपको एक समय लगने वाला है, खासकर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को हम लोग देख रहे हैं तो 54,500 के आसपास में हमको यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। 188 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी हालांकि नीचे है। अभी देखेंगे यहाँ पे मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा, वो रहेगा 54,500 के आसपास का एरिया रहेगा। चूंकि फ्लैट खुलता है उस केस में, अगर गैप अप हो गया तो जिसकी चांस कम है। ऊपर जाता है तो 727 और फिर उसके ऊपर 55 के आप रख सकते हैं। इसके ऊपर तो फिलहाल नजर नहीं आता, आप इसको 880 तक का भी नंबर दे सकते हैं। ये रहा रेसिस्टेंस। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो अगर गैप डाउन बड़ा ना हो तो पहला नंबर रास्ते में आपको ये मिलेगा। दूसरा नंबर आपको जो मिलेगा वो आज का लो हो सकता है, जो कि 54,100 के आसपास का हो सकता है। उसके बाद राउंड नंबर आप रख लीजिए 54,000 का, फिर 53,700 के आसपास में। आज भी मैंने आपको बताया था कि 800 की टेस्टिंग कर सकता है, बट नहीं हो पाया किसी वजह से, आरबीआई की पॉलिसी हो या जो भी हो। फिलहाल ये नहीं हो पाया, लेकिन मंडे को शायद ये आपको होता हुआ नजर आ सकता है। और इसको भी तोड़ता है तो फिर 53,500 और फिर 300 की तरफ आपको आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 300 की तरफ जाने का मतलब है यहाँ से यहाँ 1,000 पॉइंट की गिरावट। बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 कैंडल में भी कई बार वो पहुंच जाता है वहां पे। ये रहा आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो फिर वही कहानी है। देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसमें डोजी कैंडल बन गया ऊपर की तरफ, स्पिनिंग टॉप कैंडल, लेकिन यहाँ आपको दबाव में नजर आया।
और इस कैंडल को अगर कैंडल स्टिक्स देखते हैं, देखने के बाद ज़्यादातर चांस नीचे की तरफ यानी कि दबाव में नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई ने फिर एक बार फिर से एक और ग्रीन कैंडल बनाया है, यानी बैक टू बैक। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला कि जब भी उछाल आने के बाद बिकवाली होने की पूरी संभावना जो है दोस्तों यहाँ पे रहती है। यहाँ भी आप देखेंगे इससे पहले भी 2-3 ये कैंडल बना के ऊपर गया था, लेकिन बिकवाली हुई थी। तो जब तक कि भैया ऊपर 1300 को क्रॉस करके टाइम ना बिताए, तब तक इन सभी जगहों से कहीं से भी सेलर्स आते हुए नजर आ सकते हैं और इंगल्फिंग कैंडल, इंगल्फिंग पैटर्न, स्ट्राइक कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ भी 3 वाइट सोल्जर्स नजर आ रहे हैं। और रिलायंस को अगर आप देखते हैं तो रिलायंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस में दबाव अभी बदस्तूर जारी रहेगा और यहाँ 90 के आसपास में हमने क्लोजिंग दिया 91 पे। तो इसके नीचे थोड़ा भी समय बिताते हैं तो हम अगले टारगेट को आसानी से छू सकते हैं और वो आपको लेके जा सकता है 70 के आसपास या थोड़ा सा उससे नीचे 60 की तरफ भी आपको यहाँ पे। हालांकि 90 के पास एक ठीक ठाक सपोर्ट है, वो ठीक ठाक सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, लेकिन यहीं पर आपने देखा था कि यहीं से बाजार थोड़ा सा ग्रीन और फिर गैप अप करके ऊपर गया था। तो ये नंबर को निकालता है तो 70, 60 क्या, फिर आने वाले टाइम में आपको 1200 की तरफ भी रिलायंस जाता हुआ नजर आ सकता है। देखो दोस्तों, हम जब ये अनुमान लगाते हैं तो अभी के चार्ट पैटर्न पे, चार्ट बदल जाएगा तो अनुमान भी बदल जाएंगे, चीजें गणित सब चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अभी के हिसाब से ये कहानी है। एक्सिस बैंक को देखेंगे तो एक्सिस बैंक अभी ऊपर नीचे पिछले कई दिनों से कर रहा है, लेकिन स्टिल जब तक ये पिछला हाई को ब्रेक नहीं करता दबाव में रहेगा। एसबीआई के बारे में बात करते हैं और एसबीआई को देखकर भी यही लग रहा है कि यहाँ से एक रेड कैंडल आना चाहिए। अभी देखकर तो यही लग रहा है, बाकी क्या होगा वो बात, मतलब एक अनुमान जताता हूं मैं हमेशा आपको। एयरटेल को लेकर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एयरटेल में सर क्या होगा, एयरटेल में क्या होगा। देखो एयरटेल में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। एयरटेल में कुछ हुआ नहीं है, किसी को डर लगता है वो अलग मैटर। यहाँ एक बार एयरटेल का चार्ट तो देखो यार, एक बार चार्ट तो देखो। अगर मैं आपको कोरोना से दिखा दूं फिर तो कोई बात ही अलग है, फिर तो वो तो सब गिरे थे। लेकिन अरे इसका यहाँ से देखो तो सही, मार्च 2023 से क्या ये खड़ी चढ़ाई, शानदार चढ़ाई करते हुए गया है। अब ये मार्च में था 700 रुपए पे, पहुंच गया 2200 रुपए पे। अब 2200 से यार 1800 पे आया तो लोग कह रहे गिर रहा है। अरे भाई 700 से, भाई 2200 के बाद 700 से चलता हुआ अभी भी 2000 1800 पे 1800 पर कामकाज कर रहा है, कहाँ गिर रहा है। अरे इतना ऊपर लेके गए हैं एफआईआईडीआई, थोड़ा पैसा वसूलेंगे, थोड़ा बिकवाली करेंगे भाई साहब, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मुनाफा वसूली करेंगे ना, अभी बहुत मजे लेने वाले हैं। आप इन्वेस्टेड रहना ऐसे स्टॉक्स में, हमारा बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। आईटी सेक्टरों में तो वही कहानी है कि जब भी ऊपर जाता है तो फिर नीचे आने की तैयारी कर रहा होता है, यानी कि वो कहते हैं ना, वो दो कदम पीछे हटते हैं इसलिए कि आगे की ओर जंप मारे। यहाँ कहानी जो है वो थोड़ा सा है कि 2 कदम आगे बढ़ते हैं क्योंकि पीछे के लिए जंप मारना है। तो फिलहाल कहानी वैसी है, बट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पोर्टफोलियो में इसे रखना चाहिए मुझे लगता है। बाकी एक्सपर्ट्स की राय हो सकती है डिफरेंट हो, आप किसी एक्सपर्ट से वित्तीय सलाह जरूर लीजिएगा। सेम कहानी यहाँ टीसीएस में भी है, स्टिल ये दबाव में नजर आ रहा है और अब तो ये इसने स्विंग लो को भी, मतलब एक नया लो की तरफ, और अब तेजी से 2020 को की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे 1-1.5 साल टाइम बिताया था, तो देखते हैं आगे क्या होगा। बट मैं इन सब कंपनियों में इन्वेस्टेड हूँ और अपने बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करके आप भी इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल दूं कि स्टॉक में पैसा लगाना जोखिम बड़ा होता है। हम आपको किसी भी पैसे लगाने के लिए सब कुछ सलाह नहीं दे रहे हैं, इसे आपको अपने विवेक से और किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर ही आपको कामकाज करना चाहिए। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं और निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी की तरफ अगर देखते हैं तो चलिए काम करते हैं, निफ्टी को भी देख लेते हैं। उससे पहले वीकली एनालिसिस देखिए क्या कहता है, दोनों कंपोनेंट ये क्या कहते हैं, मेजर इंडेक्स। तो वीकली एनालिसिस में भी ये फिलहाल दबाव में ही नजर आता है। नीचे एक ये कैंडल है, यानी कि हम 22,300 से लेकर 400 के एरिया पर सपोर्टिव है, तो हम इसकी टेस्टिंग करने की संभावना बढ़ती जा रही है। लेकिन जब तक ये निचले लो को नहीं निकाल सकते, अब वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से नया लो को टेस्टिंग ना करके हायर हाइज, फिर हायर लोज और फिर हायर हाइज के लिए चला जाए, तो वो तो बात की बात है, वो तो टेस्टिंग करेगा तब। चार्ट देखकर क्या महसूस हो रहा है नीचे की तरफ फिलहाल। और बैंक निफ्टी को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में तो भाई ये तो बन गया यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। तो इसका मतलब ये तो एक बुलिश कैंडल है और ऊपर से जो कैंडल बना है वो बियरिश कैंडल है, यानी कि शूटिंग स्टार अगर ऊपर से बनता है तो, है ना। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इसमें थोड़ा सा दाव पेच लगाने वाली बात है। एग्जैक्ट में ये कहना कि वीकली टाइम फ्रेम में नीचे आएगा ऊपर आएगा नहीं, वेट करना पड़ेगा। तो सेंसेक्स में देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो वही निफ्टी वाली कहानी, नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मेजर कंपोनेंट्स में भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गया है भाई साहब, और डोजी कैंडल के बाद ये रेड कैंडल, डोजी के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है।
ऐसा नहीं है कि 100% होता है। इससे पहले भी आपने देखा था यहाँ डोजी टाइप का कैंडल बना था स्पिनिंग टॉप का और फिर एक ग्रीन बन गया था, तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। लेकिन वो बनेगा तब ना, और इस वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर नीचे की तरफ लुढ़कना स्टार्ट कर देगा ना। वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो चलो वीकली टाइम फ्रेम में भी किसी में बाजार ठीक लग रहा है, किसी में दबाव में लग रहा है, बट ऊपर जाता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। लेट्स मूव। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, क्योंकि आपको अपना मेरा पोजीशन जानना होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना पोजीशन वगैरह बताऊं, उससे पहले मैं आपको आरबीआई के पॉलिसी के बारे में बताता हूं। देखो आरबीआई की जो दोस्तों जो पॉलिसी आई है, वो पॉलिसी अनचेंज रही है, समझ रहे हो, अनचेंज रही है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, तो नो चेंज। तो नो चेंज का क्या मतलब है? नो चेंज का मतलब है कि यथा स्थिति बरकरार रहेगी। जो आरबीआई का रेपो रेट था उसमें ना बढ़ोतरी की गई है, ना ही उसमें कमी कोई की गई है। इसके क्या क्या असर पड़ सकते हैं? अगर आरबीआई रेपो रेट को देखते हैं, एक न्यूज देख रहे हैं हम लोग दैनिक भास्कर में, रिजर्व बैंक ने इस साल महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया है। महंगाई बढ़ेगी तो दोस्तों ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए, बाजार के लिए अच्छा नहीं है। इस साल ही नहीं, अगले साल भी महंगाई बढ़ने की जो है संभावना रिजर्व बैंक ने जताई है। जीडीपी ग्रोथ अनुमान भी 6.9 से घटाकर 6.6 की है। हालांकि रेपो रेट नहीं बदला है, इसलिए लोन तो महंगे नहीं होंगे, लेकिन जीडीपी का रेपो रेट घटता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में थोड़ी सी क्राइसिस। अब वो क्राइसिस कितना बड़ा होगा, इसके कितने उपाय किए जाएंगे, फिलहाल ऐसे संकेत दिख रहे हैं। और 2025 में ऑलरेडी ये 4 बार में 1.25 की कटौती हो चुकी है। कटौती को लेकर और बढ़ा जो उसके दरों में जो बढ़ोतरी होती है उस पर मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, थोड़ा सा आज फिर से मैं बता देता हूं। अगर अभी अनचेंज है, कुछ चेंज नहीं किया गया, मान लीजिए कि अगर हम इसे कटौती ना करके बढ़ा दें, अभी तो हमने चेंज किया ना, बढ़ाया ना कम किया, अनचेंज है, अगर बढ़ा देते तो इससे एक मैसेज जाता कि जनता के पास पैसा है तो ईएमआई बढ़ा दो भैया। लेकिन अगर नहीं बढ़ाया तो फिर इसका मतलब साफ साफ सरकार ये समझ रही है कि जनता के पॉकेट में पैसा भी रहने दिया जाए। है नहीं वो छोड़ो, फिलहाल तो ये चले कि जनता के पॉकेट में रहने दो, नहीं तो अगर हम बढ़ाएंगे तो ईएमआई बढ़ेगा, तो जनता के पॉकेट में पैसा रहने दो, वो कम इंटरेस्ट पे जितना कर रहा है उतना ही करे। तो इसका मतलब ये मैसेज भी जा रहा है कि भैया जनता के पास जो पैसा है वो उसके पास रहने दो। इसका मतलब सरकार चाहती है कि जनता खर्च करे। इसका मतलब सरकार को कहीं ना कहीं से कुछ क्राइसिस या कुछ इस तरह की फीलिंग आती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब सिर पर डॉलर और रुपया वाला तलवार भी है, वो भी समस्या है। और ये तो हो गया कि अगर हम बढ़ोतरी कर देंगे तो जनता को पैसा देना पड़ेगा। अब बात आती है कि कटौती कर देते हैं तो कटौती करेंगे तो जनता का पैसा तो और बचेगा, तो जनता को तो बचेगा लेकिन सरकार को भी पैसा चाहिए। सरकार भी यथा स्थिति पर रहना चाहती है, जनता को भी रख देती है, तो फिर अनचेंज कर देती है। और अनचेंज करने से भी एक मैसेज जाता है, और अनचेंज करने से मैसेज ये जाता है कि सरकार बैलेंस बनाने, और बैलेंस कब बनाया जाता है? जब आप खुलेआम कहते हैं कि यार दे दो छूट, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, लगा दो, बढ़ा दो, कुछ नहीं होगा, इकोनॉमी ठीक है, बढ़ा दो, कुछ नहीं होगा, जनता के पास पैसा है, हम देख लेंगे, हम अलग तरीके से जनता को फंडिंग करेंगे, ये सब्सिडी वो सब्सिडी देंगे, तो वो लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन हमने यहाँ कुछ चेंज नहीं किया। तो ये भी एक अलग तरह का मैसेज है। और अनचेंज होना किसी अलग टाइम फ्रेम में, अलग दौर में, और तब अनचेंज होना जब रुपया के मुकाबले में जो डॉलर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और उसके मुकाबले में रुपया बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। व्यापार घाटा हमारा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अलग अलग देशों से, अलग अलग देशों से हम डील को लेकर दाएं बाएं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उल्टा अमेरिका जो कि चाइना के पास जाके बैठ गया था। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और दोस्तों ये क्या ही बताएं, इस कुछ टाइम फ्रेम में पाकिस्तान का रुपया बढ़ गया है। जहां इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, मंदी आ गई थी, उस अभी कुछ टाइम से जो भारत के रुपए गिरे, उसमें जो पाकिस्तान का रुपया बढ़ रहा है उस परसेंटेज ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो हमें बदलाव करनी पड़ेगी, कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। और ज़्यादा मैं डीपली अंदर जाऊंगा तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा, तो हम पॉलिटिकल इस चैनल पे ज़्यादा बात नहीं करते। मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश की है कि फिलहाल इस बजट इसको देखते हुए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए, फिलहाल मुझे किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे स्टांस को न्यूट्रल रखा, तो न्यूट्रल वही बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल रखने का मतलब क्या है कि मतलब ना इधर ना उधर, मतलब नजर बनाए हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बैलेंस कोई क्यों बनाएगा, बात समझ रहे हो? अब आपके पास 1 लाख रुपए है, अरे भाई खर्चा कर दे, ना 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 ना, आगे जाके मंदी आ जाएगा, खर्चा मत कर भाई, रख पैसा संभाल के रख। तो काय को संभाल के रखेगा? बैलेंस बनाएगा ना, कुछ भी खर्च करने से पहले छोटा छोटा खर्च कर।
तो क्योंकि उसको पता है आने वाले टाइम खराब ही हो सकती है। महंगाई को लेकर चिंता गवर्नर ने जताई है। अब फ्यूल्स को लेकर अब महंगाई तो बढ़ेगा और अगले साल महंगाई भी बढ़ सकती है। इस साल तो बढ़ी रही है, अगले साल भी बढ़ सकती है। इसका मतलब साफ साफ है कि अभी समस्याएं काफी हैं। कमजोर मानसून का डर अलग से। जहां तक सर्विस सेक्टर को मजबूत करने की बात है, हो सकता है कि सर्विस सेक्टर जरूर मजबूत हुआ होगा और जीएसटी कलेक्शन भी हमने इस बार ज्यादा किया, लेकिन सिर्फ यही सब मैटर नहीं करता, बहुत सारे ऐसी चीजें मैटर करते हैं। और विदेशी कैपिटल लाने के लिए एक नया आपको न्यूज बता रहा हूँ। विदेशी कैपिटल यानी कि एफपीआई यानी कि फॉरेन डोमेस्टिक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे यहाँ, उसको भी थोड़ा सा हमने रिझाने का प्रयास किया, लुभाने का प्रयास किया है। और जीसेक के अंदर में, जीसेक का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें हमने टैक्सेस वगैरह को जो है एग्जाम कर दिया है, यानी कि टैक्सेस में छूट दे दी है। तो ये लुभाने का एक है, लेकिन और भी जगहों पे करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इकोनॉमी का जो सिर्फ हाँ ये एक अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि कुछ किया तो उसके बारे में आप कहिए कि वो अच्छा नहीं किया, नहीं ठीक अच्छी बात है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो फिलहाल मैंने आपको सिंपल यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि आरबीआई का जो फिलहाल जो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आया है, फिलहाल तात्कालिक रूप से कुछ ऐसा संकेत नहीं दे रहा है जिससे ये पता लगे कि बाजार में अभी कुछ नया कुछ होने वाला है। वो अब बात आ जाती है कि इंडिया यूएस का डील हो जाए तो क्या। अब मैं आपको इंडिया यूएस के बारे में बताऊं तो ट्रंप का स्टेटमेंट मैंने आपको शेयर भी किया अभी टेलीग्राम के ऊपर में। और व्हाट ट्रंप सेड, मतलब ट्रंप ने कहा कि ये सुन देखिए, ट्रंप बोले कि भारत ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया। हमने कब फायदा उठाया भाई? अब हम टैरिफ से खूब कमा रहे हैं। और ट्रंप ने, अमेरिकी सरकार ने जब वेनेजुएला पे कब्जा किया, वहां के ऑयल तेल खजानों को, जो खदानों को अपने कब्जे में लिया, और अब आपको मैसेज आ रहा होगा, न्यूज आ रहा है कि अभी हम वेनेजुएला से लगा एकदम से, जहां से जीरो मंगवा रहे थे, अब अपने आयात का जो हम मंगवा रहे हैं तेल बाहर से 4% से ऊपर वेनेजुएला, अब मुझे लग रहा है कि आने वाले एक सप्ताह में हम कहीं 8% के आसपास, 7% के आसपास न पहुंच जाए। मतलब समझ रहे हो? मतलब साफ साफ है कि अभी अमेरिका पूरी तरह से हमें घेरने की तैयारी कर रहा है और हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं। अब हम टैरिफ से खूब कमा रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं कि हम खूब कमा रहे हैं। ये ऐसा किस लिए कर रहे हैं? अपने देश की जनता को लुभाने के लिए। देखो भाई, भारत ने बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब हम उनसे ले रहे हैं, तो भाई वहां की जनता ताली बजाएगी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं। यहाँ की जनता भी ताली बजाती है, आ रहा है 15 लाख समझ रहे हो ना? खैर चलो आगे चलते हैं। और नमस्ते ट्रंप कह सकते हो आप। उन्होंने कहा था हाउडी मोदी। अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और आरबीआई की पॉलिसी के दिन यानी कि इवेंट वाले दिन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता ट्रेड के लिए, तो मैं ट्रेड के लिए कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। बट क्लास में स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, ग्रुप में स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, मैंने कहा चलो यार थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। तो एक ठीक ठाक एंट्री ये वाली छूट गई थी, मैं ब्रेकफास्ट को चला गया तो ये एंट्री छूट गई। वैसे भी मैं पता नहीं करता कि नहीं करता, क्योंकि मूड नहीं था, लेकिन हो सकता था शायद करता। बट इसको छोड़िए, हमने यहाँ पकड़ा और यहाँ पकड़ने के बाद थोड़ा जल्दी पकड़ लिया। यहाँ से जो ये कैंडल बढ़ा ना, ये कैंडल जो शुरू हुआ 11 बजे वाला, इसी में पकड़ लिया। तो इसमें पकड़ा तो ये भागता ही चला गया भाई। तो भागता चला गया तो स्टॉप लॉस जो दिया था वो दिया था 480 कि 480 के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा तो काटना पड़ेगा। हालांकि 480 के ऊपर में जाके क्लोजिंग नहीं दिया, गया तो ये 90 के ऊपर भी, लेकिन नहीं दिया। तो भाई अब ग्रुप में तो दे दिया था कि वही 80 का स्टॉप लॉस, तो उसमें लिखा रहता है कि जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, तो कई बार नहीं भी भूल जाता हूँ लिखना, तो लेकिन ज़्यादातर मैं लिख देता हूँ। और जो है उनको सबको पता है कि क्लोजिंग देने के बाद ही काटना होता है। तो इसीलिए मैंने जल्दी से लिख दिया कि भैया मैं ट्रेड में वेट कर रहा हूँ, स्टिल वेटिंग इन अ ट्रेड, रिजेक्शन देगा तो लॉट बढ़ाएंगे। और ये हमारा ट्रेड जो था एकमात्र यही ट्रेड था। अच्छा, उसके बाद एक और ट्रेड किया। पर्सनली मैं आप ज़्यादा ट्रेड वेट करता नहीं हूँ, आप जानते ही हैं, और आरबीआई पॉलिसी के दिन तो करना ही नहीं था। तो ये एक ट्रेड था और ये अच्छा आया, बहुत अच्छा आया, और इसमें खूबसूरत पैसे बने, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट के आसपास, 95 पॉइंट के आसपास में, और पूरा नींबू की तरह निचोड़ लिया इसमें हमने। और उसके बाद लास्ट में एक ट्रेड करने की इच्छा हुई तो वो ट्रेड किया, उसमें शायद 20-25 रुपये ही, मतलब उछाल पे यहाँ पे गए थे ये 2-3 कैंडल पे 20-25 रुपये। तो आज करने का था नहीं, बट यही ट्रेड किया, उसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं किया, प्रॉफिट में इन ग्रीन घर गए। अब वापस से आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में और आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताते हैं। देखिए दोस्तों, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और मैं कमेंट दोस्तों आप सभी का पढ़ता हूँ। और कई ऐसे सवाल भी होते हैं जिसका मैंने सोचा है कि आपको आंसर दूंगा, तो आप अच्छे अच्छे सवाल पूछा करो, आने वाले वीडियो में उसको सवाल को आंसर मिलने वाला है। तो चलिए मैं निफ्टी का एनालाइज करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जल्दी से 100+ कमेंट पूरा कर दो, 300 से ज़्यादा लाइक कर दो, ठीक है दोस्तों।
मंडे को मेगा शो के लिए तैयारी कर लो, ये कमेंट कर दोगे मंडे को मेगा शो होगा तो कमेंट्री चलेगी। और अगर मंडे को देखा कि ये सब आपका फुलफिल नहीं हुआ है तो मेगा शो तो चलेगा जरूर, पर कमेंट्री नहीं चलेगी मेगा वाली, ये मैं पहले बोल देता हूँ। चलिए आप नोट कर लीजिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सबसे पहला रहेगा निफ्टी के लिए 23,400 से लेकर 460 का एरिया, और इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 23,000 जिसकी संभावना तो तत्काल में कम दिख रही है, 560 का एरिया, और 23,600 से लेकर 660 का एरिया। कोई अलग केस में यहाँ तक कोई रिजल्ट ऐसा आ गया ईरान इसराइल को लेके कि सब कुछ ठीक है तो इसके तरफ, नहीं तो फिर नहीं। नीचे की तरफ गैप डाउन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी और ऐसे में इसको ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। फिर भी पहला जो रहेगा वो रहेगा 260 का, 23 260 160 और 160 रखिएगा, और फिर उसके बाद 23,000 का राउंड नंबर रखिएगा। ये रहेंगे आपके मेजर नंबर्स। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, गैप डाउन से ही मान लेते हैं कर देते हैं, या गैप डाउन से हम इसके आसपास खोलते हैं, तो 23,000 का राउंड नंबर एक काम का नंबर होगा, लेकिन असली नंबर के लिए तरफ बढ़ सकते हैं, दैट इज 22,960 ठीक ठाक है, बट द मेजर नंबर इज 860 to 22,800। ये भारी दबाव में यहाँ तक पहुँचेगा, हो सकता है कि एक दिन में पहुँचे, मंगलवार को पहुँचे, बट ये गैप डाउन करके तोड़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये रहे आपके सपोर्ट। और चलते चलते हम लोग एक बार, चूंकि वीडियो बनाने में आज लेट हो गया है, रात्रि के 9 बज रहे हैं, और अभी हम एक बार गिफ्ट निफ्टी की तरफ देखते हैं। ये एसजीएक्स निफ्टी ये क्या चल रहा है, ये एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है भाई 200 पॉइंट नीचे। अरे भाई, तो अभी तो ये 200 पॉइंट के आसपास में 9 बजे 200 पॉइंट के आसपास में चल रहा है, इसका मतलब कि डाउ जोन्स जो है नीचे होगा। तो डीजीआई को देखते हो, कल तो ऑल टाइम हाई बना के आज फिर से थोड़ा नीचे आया, तो इसको नीचे आना क्या कहेंगे, पूरा नीचे का लेवल। इससे पहले भी तो ये नीचे आया था, लेकिन फिर वो कल हाई बना के चला गया, ऑल टाइम हाई, फिर यहाँ से नीचे आया। बट ठीक है, अब ये पूरा नीचे आएगा तो, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल रही है आईटी में, नैस्डैक में, आईटी इंडेक्स में अमेरिका में ये आज गिरावट 2% से भी ज़्यादा। बिटकॉइन को भी आज देख लेते हैं, शुक्रवार का दिन है, जबरदस्त बिकवाली हो रही है दोस्तों, और हम बढ़ सकते हैं अगले टारगेट की तरफ। और हमारा जो अगला टारगेट है, ये वाला जो बॉक्स है ये है, और फिर उसके बाद मेन बॉक्स है, तो ये है टारगेट हमारा बिटकॉइन को लेके। और दोस्तों बिटकॉइन को लेके कई लोगों के सवाल होंगे कि सर बिटकॉइन में वो रजिस्ट्रेशन का आपने कहा था, हमने कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और आप लोग को भी बता देता हूँ कि 499 रुपीज़ देकर बिटकॉइन में कैसे कामकाज करे, सीखे समझे जाने, ए टू जेड, अकाउंट कैसे खुलवाना है, ट्रेड कैसे लेना, वो सब बताएंगे। आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे, और जल्द ही इसका डेट भी अनाउंस करने वाले हैं। कई बिजी शेड्यूल था मेरा कुछ, तो मैं वो नहीं कर पाया, बट आई एम रेडी। अब मैं आपको ये कुछ टाइम में आपको डेट अनाउंस करके देने वाला हूँ। हमारी टीम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देगी, और मैं यूट्यूब पर भी अपडेट करूँगा। तो आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, जिन लोगों ने कर लिया है उनको मैं सॉरी फील करता हूँ, कितना टाइम हो गया, बट जल्दी आने वाला, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्दी से कर लो, क्योंकि अब उसका डेट अनाउंस करने वाले हैं। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलते चलते लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से किसी एक प्लान को चूज करना है, चैनल को कंट्रीब्यूट करना है, और साथ में कंट्रीब्यूशन के साथ साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा, और सैटरडे संडे क्लास के लिए आप एलिजिबल भी हो जाएंगे। अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया है तो सैटरडे संडे की क्लास को ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। यहाँ देखिए नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करिए और आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है हमारा यूट्यूब मेंबरशिप, तो फिर आपको इस पर व्हाट्सएप डाल दीजिए और आपको सैटरडे संडे क्लास के लिए आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। दोस्तों आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।